हम्म। सोचिए एक बहुत बड़े बोर्ड रूम के बारे में। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा कमरा जहां लगभग 140 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला हो रहा है, नियम बन रहे हैं, नीतियां तय हो रही हैं। हाँ, और ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या भी सामने आती है। बिल्कुल। समस्या ये है कि दशकों तक, बल्कि सदियों तक कह सकते हैं, उस बोर्डरूम के दरवाजे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए पूरी तरह से बंद थे। ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से कुछ लोग इतने पीछे छूट गए थे कि वो उस इमारत की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते थे। सही कहा। तो अब सवाल ये है कि एक नया और आधुनिक लोकतंत्र इस ऐतिहासिक खाई को कैसे पाटता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी व्यवस्था को गहराई से समझने वाले हैं। जी, और आज हम मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 16 पर चर्चा करेंगे, जिसे विशेष उपबंध या स्पेशल प्रोविजंस कहा जाता है। हाँ, जो लोग इस विषय को सीख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे कागजी ढांचा जमीन पर प्रतिनिधित्व और न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। देखिए, जब एक नया राष्ट्र बनता है तो ये मानकर नहीं चला जा सकता कि हर नागरिक एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर रेस में कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत पीछे खड़ा है, तो खेल के नियम कितने भी निष्पक्ष क्यों ना हो, है ना, वो कभी जीत नहीं सकता। एकदम सही कहा आपने। लोकतंत्र केवल समानता का नारा लगाने से नहीं चलता। उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं ताकि सभी को बराबर मौका मिले। तो चलिए सीधे उस जगह चलते हैं जहां सबसे बड़े फैसले होते हैं, संसद और विधानसभाएं। अनुच्छेद 330 और 332 इनका बहुत बड़ा महत्व है। जी, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटें आरक्षित करता है। अगर मैं सही हूं तो आज के समय में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए तय हैं। हाँ, कुल मिलाकर 131 सीटें। और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में बिल्कुल यही काम करता है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल जहन में आता है, मतलब क्या केवल वोट देने का अधिकार दे देना काफी नहीं था? ये सवाल अक्सर उठता है ना, क्योंकि लोकतंत्र में तो जो चुनाव जीतेगा वही संसद जाएगा। फिर इन सीटों को ऐसे ब्लॉक करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब हमारे सामाजिक इतिहास में छिपा है। देखिए, अगर चुनाव पूरी तरह से ओपन छोड़ दिए जाते तो एक ऐसा समाज जो जातियों में गहराई से बटा था, वो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शायद कभी वोट ही नहीं देता। अच्छा, तो बहुसंख्यक आबादी के पूर्वाग्रह हावी हो जाते? बिल्कुल। अगर कोई एसटी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ता तो उसका जीतना लगभग असंभव हो जाता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि उन 131 सीटों पर केवल उसी समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ताकि उनका सीधा प्रतिनिधित्व हो सके और उनकी आवाज वहां तक पहुंचे। जी, क्योंकि जब वो व्यक्ति संसद में आता है तो वो सिर्फ एक राजनेता नहीं होता, वो अपने साथ उस वर्ग का दर्द, उनकी पीढ़ियों की तकलीफ और जमीनी हकीकत को सीधे कानून बनाने की प्रक्रिया में लाता है। ये बात तो समझ में आती है कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था, लेकिन इसी भाग 16 में कुछ और भी है। अनुच्छेद 331 और 333 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए हैं। हाँ, लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनके लिए चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन यानी नॉमिनेशन का रास्ता चुना गया। थोड़ा अलग लगता है यह। ऐसा क्यों? यह एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पहलू है। एंग्लो इंडियन वो समुदाय है जिसके पिता या पितृ परंपरा यूरोपीय मूल की थी, पर माताएं भारतीय थीं। अच्छा, तो जब भारत आजाद हुआ और अंग्रेज गए तो ये एक बहुत छोटा सा समुदाय यहाँ रह गया था। बिल्कुल, एक माइक्रो माइनॉरिटी। अब समस्या ये थी कि इनकी आबादी पूरे देश में इस तरह से बिखरी हुई थी कि ये किसी एक क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत सकते थे। मतलब एससी या एसटी की तरह इनकी कोई एक जगह पे ज्यादा आबादी नहीं थी। सही कहा। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी आवाज भी सुनी जाए,
राष्ट्रपति और राज्यपालों को इन्हें सीधे नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया। हालांकि अब हालिया संशोधनों के बाद इस मनोनयन की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये दिखाता है कि संविधान हर छोटी आवाज को कैसे जगह देने की कोशिश करता है। ये तो हुई राजनीतिक हिस्सेदारी की बात, लेकिन जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ राजनीति काफी नहीं है, शिक्षा और रोजगार भी तो चाहिए। बिल्कुल। और जब हम शिक्षा और नौकरियों की बात करते हैं तो प्रतिशत का एक पूरा गणित सामने आता है। हाँ, और ये गणित अक्सर लोगों को उलझा देता है। चलिए इसे खोलते हैं। अभी एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है। जी। तो क्या ये प्रतिशत बस ऐसे ही हवा में से चुन लिए गए हैं या इनके पीछे कोई ठोस आधार है? हवा में से तो बिल्कुल नहीं लिए गए हैं। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं। अच्छा, तो मतलब जब ये लागू हुआ था तब आबादी के आंकड़े यही थे? हाँ, तब भारत की कुल आबादी में एससी का अनुपात लगभग 15% और एसटी का 7.5% था। तो सिद्धांत बहुत सीधा था कि आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। पर जब हम अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करते हैं तो उनके लिए 27% का आंकड़ा है। बिल्कुल। लेकिन नेरी न्यायदारी के अनुसार तो ओबीसी की आबादी देश में 27% से कहीं ज्यादा है। तो फिर ये आंकड़ा कहाँ से आया? क्या ये उनकी सटीक आबादी है? यहीं पर आकर कानून और गणित आपस में टकरा जाते हैं। आपने सही पकड़ा। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की आबादी 50% से भी ज्यादा थी। तो फिर उन्हें सिर्फ 27% क्यों मिला? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आ गया था, इंदिरा साहनी मामला। अच्छा, इंदिरा साहनी केस। जी। इस मामले में कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% की सीमा को पार नहीं कर सकता। ओहो, तो ये कानूनी सीमा का नतीजा था। बिल्कुल। देखिए, अगर आप 15 और 7.5 को जोड़ें तो ये 22.5% होता है। अब 50 की सीमा तक पहुंचने के लिए सिर्फ 27.5% की जगह बची थी। हाँ, समझ गई। इसलिए ओबीसी को 27% दिया गया ताकि कुल आरक्षण 49.5% रहे। सही कहा, ताकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा का उल्लंघन न हो। और इसी में बाद में एक नया विकास हुआ, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। हाँ, जो लोग पारंपरिक रूप से आरक्षित जातियों में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जी। इसे संविधान में विशेष बदलाव करके 50% की सीमा के बाहर एक अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया। तो ये गणित तो अब एकदम साफ हो गया। लेकिन कागज पर प्रतिशत तय कर देने से जमीन पर कुछ नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं। नियम बनाना एक बात है और उसका पालन करवाना दूसरी। तो इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कौन करता है? मतलब मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं तो क्या कोई भी राज्य सरकार वोट बैंक के लिए अपनी मर्जी से किसी जाति को एससी या एसटी में डाल सकती है? ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे पहले ही भांप लिया था। उन्होंने इस प्रक्रिया को राजनीति से दूर रखा। तो उन्होंने क्या किया? जो अनुच्छेद 341 और 342 हैं, वो कैसे काम करते हैं? हाँ, ये दोनों सूचियों से जुड़े हैं। इसकी प्रक्रिया इतनी सख्त है कि राज्य सरकार सीधे किसी को सूची में नहीं डाल सकती, वो केवल सिफारिश कर सकते हैं। तो राज्य की सिफारिश फिर कहाँ जाती है? वो केंद्र सरकार के पास जाती है। भारत के महापंजीयक उसकी जांच करते हैं और अंततः भारत के राष्ट्रपति उस सूची को अधिसूचित करते हैं। मतलब अंतिम फैसला राज्य के हाथ में बिल्कुल नहीं है? नहीं। और एक बार राष्ट्रपति ने सूची जारी कर दी तो उसमें बदलाव करने का अधिकार केवल देश की संसद के पास है। अरे वाह, ये तो बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा है ताकि आरक्षण जैसी चीज का मनमाना इस्तेमाल ना हो। जी, ये बहुत केंद्रीकृत और कठोर व्यवस्था है। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तब क्या? मैंने सुना है अनुच्छेद 338 में आयोगों का जिक्र है। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग। पर क्या ये आयोग सच में पावरफुल है या सिर्फ शिकायतें सुनने वाले दफ्तर है? ये कोई सामान्य सरकारी विभाग नहीं है, ये संवैधानिक निकाय हैं। मतलब इनकी ताकत सीधे संविधान से आती है। अच्छा, तो असल में ये क्या कर सकते हैं? इनके पास एक सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत जैसी शक्तियां होती हैं। अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ये किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को, चाहे वो राज्य का मुख्य सचिव ही क्यों ना हो, समन भेजकर बुला सकते हैं। अरे सच में?
मतलब वो उन्हें पेश होने का आदेश दे सकते हैं? बिल्कुल, वो हलफनामे पर गवाही मांग सकते हैं और कोई भी सरकारी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दे सकते हैं। और दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग आयोग इसलिए है क्योंकि दोनों की समस्याएं अलग है ना? एकदम सही। दलितों के खिलाफ भेदभाव अलग तरह का है और आदिवासियों के मुद्दे जल, जंगल, जमीन से जुड़े हैं। एक ही चश्मे से दोनों को नहीं देखा जा सकता। यह समझना बहुत जरूरी था कि यह सिर्फ कागजी वादा नहीं है। अब तक हमने मूल संविधान की बात की, लेकिन कोई भी किताब समय के साथ पुरानी पड़ जाती है अगर उसे अपडेट न किया जाए। जी, और हमारा संविधान तो एक जीवित दस्तावेज है जो बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। तो चलिए कुछ दिलचस्प संशोधनों की बात करते हैं। सबसे पहले 2005 का 93वां संशोधन। ये उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा था, है ना? हाँ, 93वां संशोधन दरअसल एक बहुत बड़ी खामी को सुधारने का प्रयास था। वो कैसे? देखिए, इससे पहले आरक्षण मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों पर केंद्रित था, लेकिन प्रशासन ने देखा कि अगर पद के लिए जरूरी उच्च शिक्षा ही नहीं है तो वो पद खाली रह जाएंगे। मतलब आपने छत तो बना दी लेकिन बुनियाद पे ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल सही उपमा है। इस संशोधन ने आईआईटी, आईआईएम और बड़े विश्वविद्यालयों के दरवाजे खोल दिए। इसने अवसर की समानता को सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि करियर के शुरुआती चरण यानी शिक्षा तक ला दिया। ये तो समस्या की जड़ पर वार करने वाली बात हुई। अब मुझे उस संशोधन के बारे में जानना है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, 2014 का 99वां संशोधन, NJAC। हाँ, पर इसके साथ हमेशा निरस्त या रिपील्ड शब्द जुड़ा रहता है। मतलब एक संसद जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उसका इतना बड़ा संशोधन निरस्त कैसे हो गया? ये हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की बहुत दुर्लभ घटना है। इसे समझने के लिए हमें प्रक्रिया देखनी होगी। देखिए, जजों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, जहां सीनियर जज ही नए जजों की सिफारिश करते हैं। ये संशोधन एक नया आयोग बनाना चाहता था, जिसमें जजों के साथ साथ कानून मंत्री और बाहरी सदस्य भी हों। अच्छा, मतलब कार्यपालिका या सरकार का दखल बढ़ रहा था? जी, सरकार को जजों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका दी जा रही थी और यहीं पर शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत बीच में आ गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया? बिल्कुल, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर दिया। उनका तर्क था कि अगर नियुक्ति में सरकार का दखल होगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। ये बात तो है। जज निडर होकर सरकार के खिलाफ फैसले कैसे देंगे अगर नियुक्ति ही सरकार करे? एकदम सही। ये निरस्त होना दिखाता है कि कोई भी अंग सर्वशक्तिमान नहीं है, चाहे वो संसद ही क्यों ना हो। ये चेक एंड बैलेंस का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ सफल बदलाव और दूसरी तरफ संतुलन बनाने के लिए रोका गया बदलाव। अब बिल्कुल वर्तमान की बात करते हैं। प्रशासन को आधुनिक बनाने का एक ताज़ा उदाहरण है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। हाँ, ये आधुनिक समय के प्रशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर इसके तकनीकी पहलुओं में जाने से पहले ये वक्फ असल में होता क्या है? बहुत से लोगों को इसकी बुनियादी परिभाषा ही नहीं पता होती। ये बहुत जरूरी सवाल है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक व्यवस्था है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर या किसी धर्मार्थ काम के लिए दान कर देता है, तो वो वक्फ संपत्ति बन जाती है। अच्छा, तो एक बार दान कर दी तो क्या उसे बेचा जा सकता है? नहीं, उसे बेचा या किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भारत में सदियों से लोग संपत्तियां वक्फ करते आ रहे हैं। आज हालत यह है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड देश में जमीन के सबसे बड़े प्रबंधकों में से एक है। रेलवे और सेना के बाद? अरे बाप रे, ये तो एक बहुत विशाल संसाधन है। तो अब इस नए संशोधन विधेयक की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मौजूदा सिस्टम काम नहीं कर रहा था? काम करने या ना करने की बात नहीं है। बात है समय के साथ किसी बड़े ढांचे के पुराने पड़ने की। जब आपके पास हजारों एकड़ जमीन हो और प्रबंधन सदियों पुराने दस्तावेजों से हो रहा हो, तो अपारदर्शिता और विवादों का जन्म लेना स्वाभाविक है। तो क्या इस बिल का मकसद किसी धार्मिक मान्यता को बदलना है? बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से इसके प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाना है। तो ये आधुनिकता किस रूप में लागू की जा रही है? जी, इसके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, मतलब संपत्तियों का एक केंद्रीय डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, ताकि साफ हो सके कि कौन सी जमीन कहाँ है। और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? जी। दूसरा, ऑडिट की प्रक्रिया को सख्त करना,
जो पैसा स्कूलों या अस्पतालों के लिए आ रहा है उसका सही हिसाब किताब रखा जा सके। और तीसरा, कानूनी विवादों को कम करना। हाँ, क्योंकि इस संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर तो दशकों तक अदालतों में केस चलते रहते हैं। बिल्कुल, नियमों को स्पष्ट करके और ट्रिब्यूनल की शक्तियों को फिर से परिभाषित करके इस कानूनी बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत पुराने ट्रस्ट फंड की बात कर रहे हैं, जिसका हिसाब किताब सदियों पुरानी डायरियों में था और अब उसे आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट किया जा रहा है। ये एकदम सटीक उपमा है। संपत्तियों का मूल उद्देश्य यानी समाज की भलाई वही रहता है, लेकिन उसे 21वीं सदी के डिजिटल और तेज रफ्तार वाले समय के हिसाब से पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों की जरूरत होती है। तो आज की इस पूरी लंबी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ समानता के विचार पर नहीं रुकता। उसने 330 से 333 के जरिए बंद दरवाजे खोले। जी, और हमने प्रतिशत के उस जटिल गणित को भी समझा जो समाज के विकास का आईना है। बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि कैसे सूचियां और आयोग एक मजबूत वॉचडॉग की तरह काम करते हैं। इसके अलावा 93वें और 99वें संशोधनों के जरिए ये ढांचा खुद को कैसे विकसित करता है, ये भी जाना। और अंत में वक्फ विधेयक के जरिए हमने आधुनिक प्रशासन की जरूरतों को समझा। इस पूरी यात्रा का सबक यही है कि कोई भी कानूनी ढांचा एक बार में पूर्ण नहीं होता। एकदम सही कहा आपने। ये समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। इस जटिल विषय की परतों को खोलने के लिए ये चर्चा बहुत शानदार रही। जो लोग इस विषय को सीख रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास के नियम कैसे काम करते हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी ये चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक लगी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज हमने देखा कि कैसे सरकारें पुराने आंकड़ों, प्रतिशत के गणित और कागजी सूचियों के जरिए समानता लाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब हम AI और रियल टाइम डेटा की युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जब हमें इन कठोर प्रतिशत और सूचियों की जरूरत ही ना पड़े? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या भविष्य की तकनीक खुद ब खुद संसाधनों और अवसरों को इतने सटीक तरीके से बांट सकेगी कि प्रतिनिधित्व के लिए किसी विशेष उपबंध की कागजी जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या तकनीक कानून से बेहतर समानता ला सकती है? सोचिएगा जरूर।